नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें अभी आपके लघुत्तरी प्रश्न चल रहे हैं। इससे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न को मैं करा चुका हूं, आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न को करा चुका हूं। आपको पता होगा कि 8 से 10 दिन में आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। और फोर्थ सेमेस्टर में आपका मैथ में अगर बैक लगता है तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगता है तो आप आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में भाग नहीं ले पाओगे। तो आपको बहुत ही सीरियस होकर के अपनी पढ़ाई को करना है। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ये चलेगा, जिसमें लिखा हुआ है दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंक आने की संभावना आपको बतानी है। तो दो पासे हैं और आपको पता होगा पासे में आपके 6 अंक होते हैं, जिसमें से 1, 3, 5 ये विषम अंक होते हैं। ठीक है, और जो सम अंक होते हैं वो 2, 4, 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम अंकों की नहीं पूछी हुई है, विषम अंकों का पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर विषम अंकों का देख लेते हैं। तो विषम अंक आपके हैं, तो दो पासे हैं तो दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं, 1, 3, 5। ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता है कि दोनों में दो पासे उछाले जाएं एक साथ और उस पर एक एक आ जाए। ठीक है, पासे उछाले जाएं तो 1, 3 आ जाए, पासे उछाले जाएं तो 1, 5 आ जाए। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी जो विषम अंकों की बन रही है वो क्या बनेगी, विषम अंक दूसरा कौन सा है, 3 ले लो, तो हो सकता है कि 3, 3 आ जाए दोनों पर, हो सकता है कि 3, 5 आ जाए दोनों पर, हो सकता है कि 3, 1 आ जाए दोनों पर। ठीक है, ऐसे ही 5 का लोगे तो 5 आपका 5, 5 आ सकता है दोनों पे, आपका 5, 1 आ सकता है दोनों पे, 5 आपका कौन सा बच गया, 3, तो 3 आ सकता है। टोटल विषम अंकों की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 ऊपर 3 नीचे 3, ये 9 हो गए, टोटल 9 हो गए। ठीक है, टोटल विषम अंक आने की पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी 9 हो गई। ऐसी अगर सम की भी होती तो भी इनकी 9 ही होती। ठीक है, क्योंकि वो भी 3 बचे हुए हैं तो 3 से वो 9 बनाते। तो इसी तरीके से आपका ये 9 हो गया। तो 9 कब, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, तो टोटल पॉसिबिलिटी 36, यानी 36 बनेगी अगर पूरा पासा होगा तो। दो पासे होंगे तो यहाँ पर, और ये आ गया 9, 9 विषम अंक आने की पॉसिबिलिटी। तो विषम अंक आने की पॉसिबिलिटी पूरी कितनी हो जाएगी, 9 से काट देंगे तो 1/4, 1/4 विषम अंक आने की भी रहेगी और 1/4 ही आपकी सम अंक आने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जैसे ही ऑप्शंस में कभी पूछता है कि दो पास एक साथ उछाले जा रहे हैं और उसमें सम अंक आने की कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, तो आप इसे 1/4 लगा सकते हो आंसर सम या विषम के लिए। ठीक है साथियों, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी कक्षा में 24 विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े दिए गए हैं। तो अब इनसे पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए मध्यिका पूछी हुई है। देखिए आयु वर्षों में आपकी दी हुई है, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिएगा आप आयु। ठीक है, तो इसका सीधा बना लेते हैं 12, फिर आपको दिया गया है 13, 13 के बाद आपको यहाँ पे 14 दिया गया है, 15 और 16। ठीक है, तो यहाँ पर जो इतने वर्षों की आयु वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 विद्यार्थी हैं 12 वर्ष की आयु वाले, यहाँ पे 5 विद्यार्थी हैं 13 वर्ष की आयु वाले, 4 विद्यार्थी हैं 14 वर्ष की आयु वाले, 6 विद्यार्थी हैं आपके 15 वर्ष की आयु वाले, और यहाँ पे 5 विद्यार्थी हैं 16 वर्ष की आयु वाले। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट एस बना दिया। ठीक है, स्टूडेंट के लिए एस बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए इनका लिख देते हैं, यानी 4 कैंडिडेट हैं जो 12 वर्ष की आयु वाले हैं, 5 कैंडिडेट हैं जो 13 वर्ष की आयु वाले हैं, 4 कैंडिडेट्स हैं जो 14 वर्ष की आयु वाले हैं, 6 कैंडिडेट्स हैं जो आपके 15 वर्ष की आयु वाले हैं, और 5 कैंडिडेट्स हैं जो आपके यहाँ पे 16 वर्ष की आयु वाले हैं। अब इनकी संचयी बारंबारता आपको निकालनी होती है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता लिख लेना पूरा शब्द। ठीक है, संचयी पूरा नहीं लिखा मैंने, लिख लेना आप। ठीक, अब देखो संचयी बारंबारता निकलती कैसे है, ये चीज समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसको 4 को सेम टू सेम चिपका दो इसको। ठीक है, 4 लिख दिया। अब यहाँ पर 4 में 5 में 4 जुड़ेगा तब अगला वाला आएगा, तो 5 में 4 वाला जुड़ेगा तो 9 बन जाएगा। ठीक है, फिर 9 में 4 जुड़ेगा, 9 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में 4 जुड़ेगा तो आपका 13 हो जाएगा। फिर 13 में आपका 6 जुड़ेगा, तो 13 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर 5 जुड़ेगा
19 में तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कोष्ठक में बना सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे जो n का वैल्यू है लास्ट में जाकर के सभी आपका ये जो है 24 ये n का वैल्यू कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सम है तो सम का एक सूत्र होता है कि n/2 वां पद, ठीक है, n/2 वां पद, और यहाँ पर जो वां पद, ठीक है, लिख लेना वां पद, प्लस आपका होता है n/2 प्लस में 1 वां पद, और टोटल के बट्टे में आपका 2 होता है। ठीक है, तो nवां पद यानी 24 का आधा करोगे तो 12वां पद, 12वां पद आपको लगाना है, 12वां, तो आप लिखोगे 12वां। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आपका n बट्टे तो 12 एक 13, 13वां पद, तो 12 13वां पद कहाँ से निकालोगे, तो देखिए यहाँ पे ये 13 दिख रहा है, 13 के बीच में ही 12 और 13वां पद होगा, तो इसी के सामने हम देख लीजिए आई वाले कितने हैं, 14वां, 14 निकल जाएगा, तो दोनों के लिए 14 14 रख सकते हैं, तो यहाँ पे बट्टे में 2 करेंगे तो 14, इसके लिए 14 14 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 14 का आधा 14 ही रह जाएगा। तो 14 वर्ष की आपकी आय, इनकी जो मध्यिका है वो निकल के आएगी, मध्य में जो आयु आपकी निकल के आई है वो आपकी 24 वर्ष निकल के आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पार्श्व चित्र दिया, पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O बनाना है आपको, और यहाँ पर क्या करना है आपको AOB एक व्यास की तरह लेना है, तो मैं एक बड़ा सा बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, बना दिया। अब जो बोलता जाएगा इसी तरीके से इसके रखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर O वृत्त का केंद्र मान लिया हमने, O वृत्त का केंद्र है, तो O वृत्त का केंद्र है तो इस तरीके से इसका व्यास बना देते हैं, O से जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये O इसी पर है, ये वृत्त का केंद्र हो गया AOB, तो A O और B ये व्यास है। ठीक है, AOB यहाँ पे व्यास दिया गया है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है, C और D इस प्रकार के हैं कि ACB आपका 30 अंश है, तो यहाँ पर एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक C बिंदु मान लेते हैं वृत्त पे, ये C मान लेते हैं, इधर की साइड पे D मान लेते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग, तो C इधर मान लिया, इसको मिला दो इसके साथ, यहाँ से मिला दो। ठीक है, और इसको इसके साथ मिला दो, ये बन गया आपका। इस प्रकार है कि यहाँ पर देखिए एंगल A है तो CAB, तो CA और B। ठीक है, तो यहाँ पर जो A एंगल की बात कर रहा है, CAB इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये आपको एंगल 30 दिया गया है, 30। ठीक है, सही से लिख दूं इसे, ये एंगल आपको 30 दिया गया है, ये वाला CAB वाला, और आपसे कह रहा है कि ABD, तो B ये वाला और D, तो यहाँ पर जो B वैल्यू दिया गया है ABD में, ये 40 अंश का दिया गया है, 40 अंश का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, और ये आगे कह रहे हैं तो आपको कोण आपका जो है ACAD क्या लग रहा है, CAD आपको बताना है, और आपको बताना है क्या CBD, CB और D, ये आपको दोनों एंगल बताने हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं को हम बताते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, होती है प्रमेय, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको देखिएगा, ये और ये यहाँ से अर्धवृत्त है हाफ, अगर इसके ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा, और अर्धवृत्त में यहाँ जो एंगल बनता है वो आपका 90 अंश का होता है। ठीक है, ये एक आपकी प्रमेय है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो कोण होगा वो आपका AD और यहाँ पे B बराबर 90 अंश होगा, तो सीधा लिखेंगे वहाँ पे कि यहाँ पर, सॉरी ये क्या हुआ, पूरा कट गया। चलिए मैं फिर से एक बार बना देता हूँ इसको, हम एक बार भी बना दूंगा इसको, टेंशन मत लो, गलत हो कट गया ये धोखे से। ठीक है, देखो ये D है, ठीक है, ये B है, ये आपका C है, ये आपका A है। ठीक है,
और यहाँ पर ये आपका 40 अंश का दिया गया था, और यहाँ पर 30 अंश का कौन सा दिया गया है, सी ए बी ये 30 अंश का दिया गया है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक, चलो, तो हमने बताया था कि ये जो कोण होगा आपका ए डी बी, ये आपका 90 अंश का होगा। और इसी के अनुसार आपका ऊपर वाला देख सकते हैं, तो ए सी बी भी 90 अंश का होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं। सॉरी, अर्धवृत्त में बना कोण हाँ समकोण होता है। तो इस तरीके से आपके दोनों 90 अंश के होंगे। तो ये भी 90 अंश का होगा आपका, और ये भी आपका 90 अंश का होगा। कितने का, 90 अंश का होगा। ठीक है, 90 अंश के होंगे। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, जो आपने देखा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आप यहाँ पे ए सी डी बताइए। तो ए सी और डी यानी पूरा एंगल ये बताइए, ए सी डी कितना होगा। ऐसे ही ये वाला पूरा एंगल बनाइए, सी बी डी क्या होगा। तो देखिए साथियों, एक एक तो तुम्हें पता है, यहाँ पे 30 है, ये इधर की साइड का, इधर की साइड का ये 40 है। तो ये वाला एंगल यहाँ पे बताना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल बताना है आपको, दोनों जोड़ के फिर बताने हैं, ये वाले एंगल से आपको निकालने। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 40 अंश का, ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, कितना हो गया 130। और पूरा ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, इस पर पूरा कितना बनेगा, 180 अंश का बनेगा। 180 अंश का बनेगा, तो ये 90 और 40 कितना होगा, 130। और 130 आप 180 में से हटा देंगे, तो 50 अंश का बच जाएगा। ये केवल जो बचेगा वो 50 अंश का बचेगा। इसी तरीके से ऊपर वाला देख लीजिए, ऊपर वाले त्रिभुज में आपका 90 अंश और 30 अंश 120 हो गया। तो 120 हो गया, तो ये फिर 60 अंश का बच जाएगा। ये वाला जो आपका है, ये आपका 60 अंश का बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप पूरा पूरा निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर आप देखते हैं कोण सी बी डी, तो आपका कितना हो जाएगा, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 60 40 100 हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका कोण देखेंगे, तो सी ए डी देखेंगे, तो यहाँ पर ये 30 और 50 80 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे जगह कम होती है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। तो आपको समझा तो दे रहा हूँ, बोल बोल के आपको सभी चीज़ समझा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी समझ में आ सके और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये पूरा आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पार्श्व चित्र में आपको एक चित्र दिया गया है, और चित्र में ये कह रहे हैं पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है भाइयों, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है आपका। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, और इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज है तो ADC 140 अंश है। तो ADC 140 अंश है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो बताना है वो क्या बताना है, BAC आपको एंगल बताना है। ठीक है, तो BAC आपको एंगल बताना है, तो आप किस तरीके से बताओगे, BAC तो यानी ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ साथियों, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपसे बोला था कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो हमेशा समकोण बनता है, ये आपसे बोला था। अर्धवृत्त में कोण बना हुआ समकोण होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको देखोगे कोण को, इस तरीके से इस कोण को देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये है, ये एंगल, ये यहाँ पे 90 अंश का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 90 अंश का, तो यानी ये 90 अंश का बन जाएगा, 90 अंश। ठीक है, ये 90 अंश का कोण बन गया पूरा। अब यहाँ पे देखिए, ये 90 अंश का बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोण ये है कि नहीं, ये सम्मुख कोण, ये तो सम्मुख कोण है, तो यानी ये जो एंगल बनेगा, दोनों होते हैं 180 अंश के। चक्रीय चतुर्भुज के दोनों कोणों का, सम्मुख कोणों का 180 अंश होता है, तो ये बचेगा फिर आपका 40 का। ठीक है, 40 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। अब आपको दो पता चलेगा, 90 और 40, ये 40 अंश का हो गया, 90 40, तो फिर ये कितने का रह जाएगा, तो ये आपको पता है कि ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, 130 हो गया, तो फिर ये टोटल आपका 180 अंश का होगा ना पूरा त्रिभुज, तो ये आपका रह जाएगा कितने का, 50 अंश का, 50 अंश का बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 50 अंश का एंगल। मैंने यहाँ लिखाया नहीं है, आप लिख सकते हैं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके साथियों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।